विनायक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने तहसील ठाकुरद्वारे का वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला हेल्प डेस्क को पूर्णतः क्रियाशील रखने और जन शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने तहसील ठाकुरद्वारा का वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला हेल्प डेस्क को पूर्णतः क्रियाशील रखने और जन शिकायतों को त्वरित और प्रभावी निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्राप्त जन शिकायतों को शिकायतकर्ता की संस्तुति हेतु उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्धता से निस्तारण के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रार कानून को कार्यालय का निरीक्षण किया और लेखपालों से संबंधित सर्विस बुक और जीपीएफ पासबुक का निरीक्षण किया और जीपीएफ पासबुक कंप्लीट नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जीपीएफ पासबुक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने लेखपालों के संबंध में जानकारी ली तो उप जिलाधिकारी ने बताया कि लेखपालों के साथ प्रत्येक सप्ताह बैठक की जाती है, जिस पर जिलाधिकारी ने हफ्ते में 2 बार उप जिलाधिकारी को लेखपालों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों के संबंध में उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि साप्ताहिक और मासिक बैठकें आयोजित कर समयबद्धता से प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ठाकुरद्वारा, तहसील ठाकुरद्वारा एवं अन्य तहसील स्टाफ उपस्थित रहा। विश्व क्षय रोग दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद रहे। विश्व क्षय रोग दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेव गर्ल्स ट्रस्ट और जनपद स्तरीय अधिकारियों ने 1 दर्जन से अधिक टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार प्रदान कर गोद लेने की रस्म पूर्ण की और टीबी रोगियों के उपचार पूर्ण होने तक भावनात्मक और सामाजिक रूप से संरक्षण प्रदान करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा टीबी उन्मूलन की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर जिला क्षय रोग केंद्र के डॉक्टर रामकिशोर ने कहा कि प्रमुख रूप से टीबी के लक्षण खांसी आना, बलगम में खून आना, भूख कम लगना, वजन घटना, रात में सोते समय पसीना आना, दोपहर के बाद बुखार आना और सीने में दर्द होना होते हैं। कोई भी लक्षण होने पर किसी भी नजदीकी सरकारी अस्पताल में तुरंत निःशुल्क जांच और उपचार प्राप्त करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जनपद की सामाजिक शैक्षिक संस्थाओं, गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भावनात्मक और सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही पहल में सक्रिय सहभागिता करते हुए टीबी रोगियों को गोद लेने हेतु आगे आने की अपील करते हुए कहा कि टीबी रोगी को स्वस्थ होने में पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक संरक्षण की मदद होती है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रवीण शाह, डॉक्टर दीपक वर्मा, डॉक्टर संजीव बेलवान, डॉक्टर ब्रह्म सिंह, रघुवीर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, प्रमोद कुमार, कपिल रस्तोगी, पूजा गुप्ता, आचार्य कामेश्वर मिश्र, मनोज कुमार सिंह, अमित भटनागर, अनुज कुमार शर्मा, अमित गुप्ता, शांतनु पांडे, मनीष कुमार ने भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने किया और आभार अभिव्यक्ति जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर NK कुरचिया ने ज्ञापित किया। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के संरक्षण और निर्देशन में मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग एवं थीसिस विषय पर 1 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के संरक्षण और निर्देशन में मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग थीसिस विषय पर 1 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा, उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास, डॉक्टर गीता परिहार, मुख्य वक्ता डॉक्टर गजेंद्र दत्त शर्मा, डॉक्टर पूजन प्रसाद द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम संचालिका डॉक्टर रेणु शर्मा द्वारा मुख्य वक्ता का संक्षिप्त अकादमिक परिचय देते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर गजेंद्र दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग बरेली कॉलेज बरेली ने शोध लेखन की कार्यविधि विषय पर अपने सारगार्भित वक्तव्य के माध्यम से शोध संबंधित नवीन विधिविध बारीकियों से अवगत कराया। UGCA के नए नियम के अनुसार शोध लेखन में आवश्यक मुख्य टर्म्स जैसे लेटेस्ट वर्जन, पेज लेआउट, टाइटल, पेज इत्यादि बिंदुओं पर डॉक्टर शर्मा द्वारा विधिवत प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम का कुशल संचालन वनस्पति विज्ञान विभाग की प्रभारी डॉक्टर रेणु शर्मा द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर शर्मा को प्राचार्य द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्य वक्ता एवं सभी आगंतुक अतिथियों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की गई। इस अवसर पर दयानंद डिग्री कॉलेज से डॉक्टर रीना मित्तल, डॉक्टर अर्चना राठौर, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से डॉक्टर पूजन प्रसाद, डॉक्टर बीबी सरोज, नितिन कुमार, महाविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर गीता परिहार, डॉक्टर कविता भटनागर, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर सीमा गुप्ता आदि समस्त शिक्षिकाएं उपस्थित रही। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक चल रहे स्पेशल बूमिंग क्लासेस का समापन किया गया। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के चल रहे स्पेशल ग्रूमिंग क्लासेस के समापन का आयोजन किया गया। इस विशेष कक्षाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को उन्हें उन गतिविधियों से जोड़ना है जिससे वे कोरोना वायरस के लंबे अंतराल में ऑनलाइन कक्षा के कारण वंचित रह गए थे। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होने के बाद उनकी छुट्टियां न करके उनके लिए इन विशेष कक्षाओं का आयोजन किया है और इनमें कुछ ऐसे विषय लिए गए हैं जिससे विद्यार्थियों को उनकी अगली कक्षाओं का लाभ मिल सके। इन कक्षाओं में मुख्य रूप से व्यवहारिक कौशल समूह गतिविधियां, नेतृत्व क्षमता विकास, भाषण, काव्य पाठ और उनकी रुचि के अनुरूप रचनात्मक लाभ आदि प्रमुख विषय को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा बनाए गए मॉडल क्राफ्ट आदि का प्रबंधन किया गया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा द्वारा सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया गया और समस्त विद्यार्थियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रेम सचदेवा, डिम्पल अरोड़ा, जूही भटनागर, रूबी सिंह, निशा पूजा गुप्ता, ज्योति सिंह, प्रिया वर्मा, रेखा दीपाली आदि अध्यापिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिला कारागार में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जिला कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिला कारागार का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। दरअसल जनपद में आज से ही जिला कारागार में बंदियों से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है। जिला कारागार में मिलाई शुरू होने के साथ ही जिला कारागार का औचक निरीक्षण करने के लिए जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो जिला कारागार के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज का निरीक्षण औचक निरीक्षण था जिसमें जनपद न्यायाधीश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हम सब ने मिलकर औचक निरीक्षण किया है। और बात जहां तक मुलाकात की, कोविड काल में कोविड का प्रसार न हो इसके दृष्टिगत मुलाकात बंद कर दी गई थी और अब मुलाकात खोल दी गई जिससे बंदियों को भी सुविधा हो और उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। निरीक्षण में ओवरऑल स्थितियां ठीक पाई गई। भोजन आदि की व्यवस्था भी संतोषजनक थी। कुछ छिटपुट कमियां थी जिसके बारे में जेल सुपरिटेंडेंट को अवगत करा दिया गया था, उसको यथाशीघ्र दूर कर लें और ओवरऑल स्थितियां ठीक थी। देखिए, आज का निरीक्षण औचक निरीक्षण था जिसमें जिला जज साहब, मैं, इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हम लोग आज यहाँ औचक निरीक्षण किए थे। और जहाँ तक मुलाकात की है, कोविड काल में कोविड का प्रसार न हो उसको दृष्टिगत रखते हुए मुलाकात पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अब मुलाकात खोल दी गई है जिससे कैदियों को भी सुविधा हो और उनको लीगल ओपिनियन आदि लेने में किसी तरह की दिक्कतें न हो। आज के मुआयने में ओवरऑल स्थितियाँ ठीक पाई गई। भोजन आदि की व्यवस्था भी संतोषजनक थी। कुछ छिटपुट कमियां थी जिसके बारे में जेल सुपरिटेंडेंट को अवगत करा दिया गया है कि उसको यथाशीघ्र दूर कर लें और ओवरऑल स्थितियाँ ठीक थी। देखिए, मुलाकातें जिस तरह से पूर्व में होती रही हैं उसी तरह से मुलाकातें होती रहेंगी उन्हीं टर्म्स कंडीशन के साथ। और मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से जो हमारे बंदी होंगे उनको थोड़ी सहूलियतें मिलेंगी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी बबलू कुमार और जनपद न्यायाधीश जिला कारागार का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिला कारागार में खान पान व्यवस्था से लेकर आदि व्यवस्थाओं का जायजा अधिकारियों ने लिया। देश के अहम इस्लामी इदारे जामिया नमिया में मुरादाबाद में सैकड़ों तालीम इल्म की रस्में दस्तार की गई। देश के अहम इस्लामी इदारे जामिया नईमिया मुरादाबाद में सैकड़ों तालिबे इल्म की रस्में दस्तार की गई। रस्में दस्तार का कार्यक्रम उसी वक्त इस्लामी इदारों में किया जाता है जब तालिबे इल्म की डिग्री पूरी हो चुकी होती है। इसी तरह जामिया नईमिया मुरादाबाद में कुल 132 छात्रों की शिक्षा पूरी हुई जिसमें 50 छात्रों को मुफ्ती की डिग्री मिली तो 82 छात्रों को फाजिल की डिग्री हासिल हुई। फाजिल में सर्वाधिक अंक लेकर प्रथम स्थान पर मौलाना हारून रजा नईमी सरकड़ा मुरादाबाद, दूसरे पर मौलाना यूसुफ रामपुरी और तीसरे स्थान पर मौलाना रजा व मौलाना तंजील ने डिग्री हासिल की।
इन छात्रों को एक शानदार प्रोग्राम में खिताब करते हुए उस्ताद मुफ्ती अयूब खान नईमी ने कहा कि जामिया नईमिया मुल्क में अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाले ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसकी खुशबू देश के कोने कोने में मौजूद है। अपने छात्रों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी आप सभी रहें, हमेशा अपने मुल्क में मोहब्बत और अमन के पैकर बन लोगों को सही राह दिखाते रहना। इस अवसर पर फाजिल में गोल्ड मेडलिस्ट मौलाना हारून रजा नईमी ने बताया कि बड़ी मेहनत के बाद आज ये दिन देखना नसीब हुआ है। इसके लिए मैं अपने माँ बाप और उस्तादों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। हम सभी मुल्क के जिस हिस्से में रहेंगे, अमन और मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। इस अवसर पर मुफ्ती सुलेमान नईमी ने सभी को दुआओं से नवाजा। सभी छात्रों ने एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी और जिंदगी में साथ रहने का यकीन दिलाया। आज यहाँ पर जश्न दस्तारबंदी भी थी और ख़त्म बुखारी शरीफ जो हम किताब पढ़ते हैं, जो सबसे कुरान के बाद में सबसे मेन किताब है, दूसरा नंबर आता है, वो किताब मुकम्मल हुई थी। उसकी भी तकरीब थी, उसको बुखारी शरीफ कहते हैं। उसके मुकम्मल होने पर ही तकरीब रखी हुई। ख़त्म बुखारी भी कहा गया, तो उसी दिन पर जलसा रख दिया गया, जलसा दस्तारबंदी, जो आज हमारे सरों पर ये ताज रखा हुआ है, ये दस्तारबंदी। कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई? यहाँ पर दस्तारबंदी जो 132 स्टूडेंट्स की दस्तारबंदी है, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से बच्चे थे और तकरीबन 13 स्टूडेंट जो थे केरला से भी थे, जो केरला के ही रहते हैं। क्या मैसेज जानना चाहते हैं? यहाँ से अमन और पैगाम का ही मैसेज जाता है। कुरान और हदीस में यही इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात कही गई है। जैसे कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मिका रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाजिल हुई, तालीम का उसमें दर्ज दिया गया कि यानी कि पढ़ने का संदेश दिया गया उस आयत के जरिए तालीम हासिल करने के लिए। और जो हमें आज तक 9 साल तकरीबन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, 9 साल पढ़ने के बाद में ये हमारे सरों पर ताज रखा गया है। और 9 साल के पीरियड में सिर्फ यही बताया गया काले गोरे का कोई फ़र्क नहीं होता, अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता, छोटे बड़े का कोई भी फ़र्क नहीं होता। एक जगह, एक सामान, एक साथ, एक ही बर्तन में खाना खाना चाहिए। और अगर कोई पहले खा चुका है उसी बर्तन में खाना खा लिया जाए तो उससे आपकी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ये हमें पैगाम दिया गया कि किसी को भेदभाव न किया जाए। इस मौके पर अल्लामा हासिम, मौलाना अकबर, मुफ्ती करामत, मौलाना बकार, मौलाना नसीम, मौलाना खलील, कारी रफीक, मोहम्मद इदरीश, पूर्व जेल विजिटर, नफीस पाशा, अरशद अली, मोहम्मद सरताज पाशा, आरिफ सेठ, अली अहमद उर्फ मुन्ना, नबू हसन, नाजिम अली आदि के साथ सैकड़ों छात्रों के अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद में जिला चिकित्सालय में कार्यकलाप सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान समस्त स्टाफ और डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। मुरादाबाद में जिला चिकित्सालय में कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही समस्त स्टाफ, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और समस्त कर्मचारियों और उनके द्वारा बेहतर काम और स्थान प्राप्त करने पर सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समस्त स्टाफ के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और सभी ने अस्पताल परिसर को, अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्लास्टर विभाग में तैनात महेश ने मनमोहक गाने की प्रस्तुति दी और समा बांध दिया। सागर इतना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। सागर इतना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। प्यास जीवन थोड़ा मानुष बना के किसी ने मेरा तोड़ा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सीएमएस द्वारा क्या बताया गया, आइए सुनते हैं। कार्यक्रम के ये कायाकल्प का सेलिब्रेशन था। हमारा जो जिला अस्पताल है वो सन 2020-2021 में उसको 23वां स्थान मिला है। उसमें कायाकल्प के अवार्ड के लिए हमने अपने समस्त स्टाफ को, जिनकी मेहनत से ये हमको इनाम मिला, और चूँकि हमने 167 हॉस्पिटल्स में कम्पीट किया है तो इसीलिए इन सभी को मॉरली बूस्ट करने के लिए और इनको थोड़ा सा उनको मॉरल बूस्ट करने के लिए इनके लिए जो है ना, सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल इनाम दिए गए, पूरी टीम के लिए अलग अलग इनाम दिए गए हैं और एक इस समय गेट टुगेदर करके हम लोगों ने आपस में एक सेलिब्रेट किया। कुल मिलाकर से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ये लगभग ऑल इंडिविजुअली तो हर उसमें कर्मचारी हमारे यहाँ सम्मानित किया गया है, क्योंकि सभी के सामूहिक प्रयास से ही ये इनाम मिला है। इस दौरान समस्त स्टाफ, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और समस्त कर्मचारी मौजूद रहे।
महंगाई के विरोध में शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने कहा कि यदि शीघ्र ही महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वे भूख हड़ताल करेंगे। महंगाई के विरोध में शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने कहा कि यदि शीघ्र ही महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में शिव सैनिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर गरजे। इस दौरान शिव सैनिकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से शिव सैनिकों ने आसमान छूती महंगाई पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया ने कहा कि वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। रसोई गैस सिलेंडर 1000 पार हो गए हैं, पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है, सरसों का तेल 200 रुपए पार हो गया है। अधिकांश रोजमर्रा की वस्तुओं पर महंगाई चरम सीमा पर है। अधिकांश रोजमर्रा की वस्तुओं पर 30% तक की मूल्य वृद्धि कर दी गई है और बेतहाशा महंगाई से आम नागरिकों का जीना दुश्वार है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्राही त्राही कर रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से आत्महत्या करने को विवश है। उन्होंने कहा कि शिव सैनिक महंगाई पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। आज शिव सैनिकों ने महंगाई के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित ज्ञापन में महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग करती है। ज्ञात हो कि महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई से आम जनता त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल 100 पार कर गया है, रसोई गैस का सिलेंडर 1000 पार कर गया है, सरसों का तेल 200 पार कर गया है। महंगाई से आम जनता त्राही त्राही कर रही है और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो रही है। शिव सैनिक मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, अन्यथा शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेडीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर जो होता है, महंगाई हो या युद्ध हो, लेडीज़ों के ऊपर पड़ता है, महिलाओं के ऊपर पड़ता है। महिलाएं आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही हैं, रोज़मर्रा की जो उनके काम हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और घर में गृहस्थी आराम से नहीं चल पा रही है। दाल, चावल, आटा, चीनी सभी के भाव महंगे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और महिलाएं सबसे ज़्यादा आत्महत्या जो कर रही हैं वो महिलाएं कर रही हैं और आत्महत्या करने को विवश भी हो रही हैं। ये सरकार पूरी तरह फेल्योर साबित हुई है। ये सरकार जुमलेबाजी, धोखेबाजी, आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास पर टिकी हुई है। तत्कालीन सरकार में जब भाजपा सरकार नहीं थी तो भाजपा सरकार ने ही नारा दिया था कि महंगाई डायन बन गई है। आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार में महंगाई डायन नहीं बल्कि महंगाई भौजाई बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि महंगाई पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो शिव सैनिक जिला अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को मुरादाबाद में उनके खिलाफ मानहानि में परिवारवाद दायर किया गया। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को मुरादाबाद में उनके खिलाफ मानहानि में परिवाद दायर किया गया है। कुछ दिन पहले अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे, जिसे उन्होंने अफवाह बताते हुए केस के बाद ही इवेंट मैनेजर को अपशब्द बोले थे। अब उनके खिलाफ मानहानि का परिवाद भी दायर करा दिया गया है, जिसकी सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। कटघर थाना क्षेत्र के शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा इवेंट मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं जिसमें फिल्मी हस्तियों को भी बुलाते हैं। प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा से भी एक कार्यक्रम के लिए अनुबंध किया था। ये कार्यक्रम दिल्ली में दिनांक 30 सितंबर 2018 को होना था, लेकिन अंत समय में सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार ने आने के लिए मना कर दिया था, जबकि उन्होंने अपनी पूरी फीस प्रमोद शर्मा से ले ली थी। जिसके बाद थाना कटघर में 22 फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। अभी पिछले 5 मार्च को सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट इशू हुए थे, तो सोनाक्षी ने मीडिया में अफवाह उड़ाती है कि वो दुष्ट आदमी मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाह उड़ा रहा है। उस दुष्ट आदमी का कोई भी ध्यान न दे। दुष्ट आदमी कौन? मेरे खिलाफ दुष्ट आदमी बोला गया। अच्छा। जिससे उन्होंने मेरे समाज में बहुत भ्रष्टाचार करने की राह की थी और ज़्यादा उन्होंने इमेज खराब करने की कोशिश करी मेरी। क्या मामला था? कहाँ सोनाक्षी आना था? क्या मेरा 2018 का मामला है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को मेरे अवार्ड शो में आना था दिल्ली, जिसमें वो पैसे लेने के बाद ही सोनाक्षी सिन्हा मेरे शो में नहीं आई थी और बार बार टिकट भी कैंसिल करवाए हवाई जहाज़ के। कितना
अमाउंट था मिली है? सब मिला के 37.5 लाख है, सोनाक्षी सिन्हा और टीम पर मिला के। तो वो नहीं आई थी? नहीं। अच्छा, मुरादाबाद कोर्ट में आपने केस किया उनके खिलाफ, क्या चल रहा है उसमें? और उसमें वारंट इशू हो गए हैं सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ। 25 अप्रैल डेट पड़ी है उसमें। आज भी डेट थी? आज मानहानि के केस कराया मैंने उनके ऊपर, जो उन्होंने मेरे बारे में उपाय और गलत सेंस से बोले जा रही है, वो शब्द बोल रहे हैं मेरे ऊपर। इसके खिलाफ मैंने मानहानि का केस जमा। इस मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में की जा रही है। मुकदमे में सोनाक्षी सिन्हा व उनके सलाहकार अभिषेक सिन्हा के खिलाफ मुकदमे में हाजिर न होने के कारण जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमोद शर्मा के लिए अपशब्द कहे थे। इन अपशब्दों से आहत होकर गुरुवार को प्रमोद शर्मा ने अपने अधिवक्ता पीके गोस्वामी के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विमल वर्मा की अदालत में सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर कराया है। बेसिकली प्रकरण ये है कि सोनाक्षी सिन्हा का एक प्रोग्राम प्रमोद शर्मा जी ने बुक किया था और उन्हें लाखों रुपए ट्रांजैक्शन के बाद एंड टाइम पे उस प्रोग्राम को करने के लिए वो नहीं आई, और जब वो नहीं आई तो उसका मुकदमा कटघर थाने में दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद सोनाक्षी सिन्हा एंड अदर्स जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस मुकदमे में चार्जशीट आई और वो चार्जशीट आने के बाद ये मुकदमा आज जिला कोर्ट मुरादाबाद में कोर्ट नंबर एसीजीएम 4 में चल रहा है और उस एसीजीएम 4 ने इनके खिलाफ 5 मार्च 2022 को वारंट जारी किए थे ना आने की वजह से। और आज जो हुआ है वो प्रमोद शर्मा जी द्वारा सोनाक्षी सिन्हा के उस न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और उस बयान के ऊपर मानहानि का सूट फाइल किया है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय मुरादाबाद ने ट्रांसफर करके श्री दानवीर सिंह जी जो एसीजीएम 5 मुरादाबाद में है उनकी अदालत में ट्रांसफर किया। उसे उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे सुनने के बाद और ये पाया कि हाँ मामला बनता है, प्रथम दृष्टया ऑफेंस जो है मेड आउट होता है और कंप्लेंट मेंटेनेबल है, उसे एडमिट कर लिया है और एक जुडिशियल इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिस पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल नियत की गई है, जिसकी सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम दानवीर सिंह की अदालत में की जाएगी। जिला कारागार में बंद कैदियों और बंदियों के परिवार वालों के लिए अच्छी खबर है, अब वह उनसे जेल में जाकर मुलाकात कर सकेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार ने बंदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी थी ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जा सके। वक्त गुजरता गया और हालात सामान्य होते गए, जिसको देखते हुए अब मुरादाबाद के जिला कारागार में बंद कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटा ली गई है। सप्ताह में किसी एक व्यक्ति से ही बंदी मिल पाएगा। मुरादाबाद की जिला कारागार में भारी संख्या में बंदियों के परिजन पहुंच रहे हैं और अपने अपने बंदी से मिल रहे हैं। वहीं बंदियों से मिलाई करने आए परिजनों में भी खुशी है। उनका कहना है कि काफी समय के बाद मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है, ये अच्छा फैसला है। काफी समय से हम मिलाई खुलने का इंतजार कर रहे थे। मेरा नाम विजय पाल है जी। रेरी से आए हैं जी। किससे मिलना है? अपने लड़के से मिलना है सर। काफी समय से बंदी मिलाई, क्या कहेंगे आपके लिए? मैं बढ़िया बात है, ये तो खुल की मिलाई, चलो मिल तो नहीं है। हाँ तो क्या मानते हैं, खुली रहनी चाहिए? हाँ खुली रहनी चाहिए साहब, मिलाई होनी चाहिए। कितने समय बाद मिलना है? कितने समय में मिलना है? मिलाई 2.5 महीने में आए जी। कौन है आपके अंदर? लड़के हैं जी। कब से अंदर है? 2.5 महीने हो गए। क्या चाह रही हैं आप? अब क्या चाहते साहब, अब तो लिख लेगा जब लिख लेगा। तो वहीं इस संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा का कहना है कि जिला कारागार मुरादाबाद के सभी बंदी काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द मुलाकात खुले। आज काफी समय के बाद मुलाकात फिर से शुरू हुई है। शासन ने निर्देश दिया है कि एक व्यक्ति से प्रत्येक सप्ताह में मुलाकात कराई जाएगी और ये देखा जाएगा कि 72 घंटे की RT-PCR अथवा उसके पास दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो उस व्यक्ति की मुलाकात कराई जाएगी। और बंदियों के लिए भी साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है तथा जो परिजन बाहर से आ रहे हैं मिलने के लिए उनको भी बंदियों से थोड़ा दूरी पर बैठाकर और साफ सफाई कराकर मुलाकात कराई जा रही है। जिला कारागार मुरादाबाद एक महत्वपूर्ण कारागार है। यहाँ पर लगभग 3,500 बंदी निरुद्ध हैं। लगभग 2.5-3 महीने से बंदी अपने परिजनों से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब कोविड ख़त्म हो और मुलाकात चालू हो। आज बंदियों की इच्छाओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से मुलाकात चालू कर दी है। उसमें जो शर्तें लगाई हैं जैसे कि डबल डोज वैक्सीनेटेड होना चाहिए या 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए, उसका पालन कर रहे हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त बंदियों को सैनिटाइजेशन प्रॉपर कराया जा रहा है। बंदी और उनके परिजनों को अलग बिठाया जा रहा है ताकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो, दूरी बनाई रखी जा सके ताकि जेल को सुरक्षित रखा जा सके और
पूरा स्वच्छ रखा जा सके। वहीं बंदियों से मिलाई करने आए परिजनों में भी खुशी है। शहर में सड़क जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। जाम की समस्या इतनी गंभीर है कि लोग घर से जाने से भी कतरते हैं। वहीं इस समस्या को लेकर शिल्पी जन कल्याण सोसाइटी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में शिल्पी जन कल्याण सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन एसपी यातायात को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि मुरादाबाद बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है। दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें प्रमुख समस्या ई रिक्शा पैदा कर रहे हैं, जो कि कहीं भी अनावश्यक रूप से रोक कर खड़े हो जाते हैं और अपनी साइड न चलकर रॉन्ग साइड रिक्शा चलाते हैं, जिसकी वजह से चौराहों पर घंटों घंटों राहगीरों को इंतजार करना पड़ता है और जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। मुरादाबाद में जगह जगह नो पार्किंग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है और नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो वहीं सभी ने एसपी ट्रैफिक को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और उचित कार्रवाई की मांग की है। आज जो हम आए हैं ट्रैफिक समस्या और नो पार्किंग में पार्किंग की समस्या को लेकर एसपी यातायात महोदय के समक्ष एक ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि हमारा जो शहर है बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है और यहाँ दिन पर दिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है और इसकी मेन वजह जो है ई रिक्शा है। ई रिक्शा वालों के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि उन्हें बंद कर दिया जाए, लेकिन उन्हें कम से कम इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपनी साइड चलाएं। देखने में ये आता है कि वो अपनी साइड न चला के दूसरी साइड चलाते हैं, जिसकी वजह से घंटों घंटों जाम बना रहता है। उसके अलावा हमारी मांग है कि कहते हैं नो पार्किंग में पार्किंग करना। जैसे कि आजकल देखने को मिल रहा है कि लोगों ने ज़्यादातर ट्रेंड बना लिया है कि अपनी गाड़ियाँ रोडों पर खड़ी कर दी हैं, जिसकी वजह से लगातार जाम बना रहता है। लोगों ने सस्ती गाड़ियां खरीदी हैं और रोडों के दोनों साइड लगा दी हैं और रोडों की बहुत हालत ख़राब हो गई है। तो हम एसपी यातायात महोदय से ये मांग करते हैं कि तुरंत ही क्या कहते हैं ऐसे चौराहों पर जहां जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है वहाँ ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम करा जाए, अन्यथा वहाँ कम से कम 10 मीटर पर इस तरह के डिवाइडर लगाए जाए जो जाम थोड़ा समस्या कम हो जाए। देखना अब ये होगा कि इस समस्या को लेकर क्या कुछ समाधान किया जाता है। थाना नागफनी स्थित रामलीला ग्राउंड के सामने एक एक्सपोर्ट फर्म द्वारा मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुरादाबाद के थाना नागफनी स्थित रामलीला ग्राउंड के सामने एक एक्सपोर्ट फर्म परिसर में बने मंदिर को तोड़े जाने के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते लोग एक्सपोर्ट फर्म के सामने धरना दे रहे हैं और मंदिर तोड़े जाने का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पैरामाउंट एक्सपोर्ट फर्म मालिक ने कुछ भूमाफियाओं को साथ लेकर मंदिर को तोड़ दिया, जिसके चलते हिंदू समाज के लोगों को आप लोगों की आस्था को ठेस पहुंची और इन लोगों ने शहर के कई लोगों का नाम लेते बताया। इन लोगों ने और मालिक से हमसाज होकर अंदरूनी रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी है और अवैध रूप से फर्म के 2 गेट खोल दिए हैं। इसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। फर्म में मौजूद चौकीदार ने बताया कि वो 2007 से इस मंदिर की देखभाल कर रहा था और पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन पिछले दिनों फर्म मालिक और अन्य लोगों ने मंदिर तोड़वा दिया, जिसके चलते लोगों की आस्था को ठेस लगी है। ये मंदिर जो है बहुत पुराना था। जिस समय सन 2007 में इस फैक्ट्री में मैं चौकीदारी के पद पर आया था, तो इस मंदिर की मूर्तियाँ जो हैं अभी 3 महीने पहले मनमोहन महाजन ने यहाँ से निकलवा दी जबरदस्ती लोगों को बुलाकर, और मुझे डराया धमका गया कि आप यहाँ से अगर मूर्तियाँ नहीं निकलवाएंगे तो मैं आपका सामान जो है बाहर फेंकवा दूँगा, सब जितना भी। तो मैंने और मेरे परिवार ने इसकी मंदिर की जो है पूजा पाठ भी करता था मैं रोज़। ये कॉलोनी जो है हाजी अकरम है और हाजी अंडा याकूब और इरफान भाई हाजी गुड्डू भाई। ये फर्म जो है पैरामाउंट एक्सपोर्ट के नाम से थी। मनमोहन महाजन इनके पार्टनर हैं और सूरज प्रकाश महाजन। मंदिर कितना पुराना होगा लगभग ये? मंदिर है कम से कम ये 40 साल पुराना मंदिर। किस काय का मंदिर था? क्या मूर्ति थी इसमें? शिव जी के परिवार की मूर्ति थी सभी। आपका नाम क्या? मेरा नाम चंद्रप्रकाश गुप्ता उर्फ अमित। कब से नौकरी कर रहे थे आप यहाँ? मैं 2007 से नौकरी कर रहा हूँ चौकीदार के पद पर। 10वां घाट स्थित फर्म के आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग इस तरह से मंदिर तोड़े जाने को लेकर आक्रोशित हैं और सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला था, क्यों बुलाया पुलिस को आपने आज? था कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो रास्ते बंद थे बहुत बेजगह खोले जा रहे हैं, आप वो यानी कि अवैध खोले जा रहे हैं। वो कौन सी जगह थी, क्या था पहले यहाँ पर? पहले कल एक गेट था, उस समय कोई आपत्ति नहीं है। जो दूसरा गेट खोले जा रही है उस समय आपत्ति है। हम जो गेट खुले देंगे खाली बस। अच्छा, इस समय आपत्ति खाली बस। और हमारे मंदिर के सामने कोई पैरामाउंट है कि कोई गेट नहीं है, अभी यहाँ भी कोई गेट नहीं है अभी तक। तो वो भी पैरामाउंट वालों की जगह है क्या? वो भी जगह पैरामाउंट की है, अभी जगह की पैरामाउंट की है। तो आपने इसको लेकर पैरामाउंट वालों को लेकर बात की क्या? हमने बात रही थी महोदय जी से,
इन्होंने कही थी कि रास्ता केवल एक ही आला है, एक महीने में बाहर है, कुल 2 रास्ते हैं। अब ये अवैध तरीके से खोलना है, ये रातों रात को काम कराते हैं, ये रातों काम कराते हैं और फिर खोलते हैं ये। तो हम इस तरीके से काम नहीं होने देंगे हम। तो हमने प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि सर हमारी मदद करो आप खाली बस। इन लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उक्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्योंकि शिव मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए और अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनी की जांच करते हुए इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना इलाके में कुछ दिन पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना इलाके में बीते कुछ दिनों पहले एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसमें पुलिस के हाथ बड़ी सफलता आई है। पुलिस ने हत्या का अनावरण करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना इलाके में हुई हत्या का खुलासा एसएसपी मुरादाबाद द्वारा पुलिस लाइन में किया गया। एसएसपी मुरादाबाद बबलू कुमार द्वारा घटना का अनावरण करते हुए जानकारी देते हुए बताया गया कि लोगों ने प्लान करके हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी बचे हुए शेष आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजना है। देखिए 20/21 की रात में थाना मैनाठेर के एक गांव में एक विवाहिता जिसकी शादी तकरीबन 9 साल पहले हुई थी, उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। मृत्यु होने के कारण पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और उसके उपरांत परिजनों के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा करने के उपरांत उस घटना में सही अनावरण करना आवश्यक था, जिसके लिए एसपीआरए के नेतृत्व में सीओ बिलारी, एसएचओ मैनाठेर और उनकी पूरी टीम, सर्विलांस टीम, एसओजी को भी लगाया गया था। आज हमारी टीम को इस हत्या की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है और इस घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त के द्वारा जो 4 व्हीलर गाड़ी परिवहन के लिए उपयोग किया गया था उसको भी इनके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। घटना मृतका के पति, सास, ससुर और पति के जिस महिला से संबंध बने थे उन सभी लोगों ने मिलकर उनके साथियों के साथ कुल 7 लोगों ने इस घटना को कारित किया है। अभियुक्तों ने इस घटना को इकबाल करते हुए बताया कि मृतका का पति, जो कि पुलिस में कांस्टेबल है, जीआरपी में तैनात है, उसके पिछले 2.5 साल से अवैध संबंध बने थे। एक महिला जो कि अभियुक्ता है, हापुड़ की रहने वाली, और धीरे धीरे परिवार ने भी उसको अपने बहू के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया था और इसी कारण से इन सभी लोगों ने मृतका को अपने परिवार से या अपने बीच से हटाने के लिए अभियुक्ता जो अलका है, उसके भतीजे, भांजे और उसके एक साथी बुलंदशहर के इन अपराधियों को 55,000 रुपए की सुपारी दी थी। इस घटना की प्लानिंग के लिए सभी अभियुक्त 3 दिन पहले दिल्ली रोड पर एक होटल में मिले और उसके बाद 20/21 तारीख की रात को घर पर आकर, जहां मृतका के सास ससुर मौजूद थे, उन्होंने दरवाजा खोला, अभियुक्त लोग अंदर घुसकर और मृतका का गला दबाकर हत्या कर दी। ये बहुत ही चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण घटना थी। सफलतापूर्वक अनावरण करने के लिए पूरी टीम को हमारी तरफ से वहीं खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी द्वारा सम्मानित करने का काम भी किया गया है। कुछ दिन पहले कटघर थाना क्षेत्र के ग्राम कोट में आरोपियों द्वारा गौ हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके मामले में पुलिस ने खुलासा कर 7 आरोपियों को जेल भेज दिया है।
मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना इलाके में गौ हत्या की घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। इस घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास मुरादाबाद पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं एसएसपी मुरादाबाद बबलू कुमार द्वारा पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में लगातार हो रही गौ हत्या रोकने के लिए मुरादाबाद पुलिस काम कर रही है। वहीं पुलिस के संज्ञान में आया था कि गौ हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में गंभीरता से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू की, जिसमें पुलिस के हाथ बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी 2 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन जल्द ही इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम मुरादाबाद पुलिस द्वारा किया जाएगा। देखिए, 23 तारीख की शाम को थाना कटघर क्षेत्र के एक गांव में गौवध की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे तत्काल एसपी सिटी, सीओ कटघर, हमारी तमाम पुलिस बल, थाना प्रभारी और टीम के साथ मौके पर पहुंचकर उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए हमने टीमें बनाकर इस पूरी घटना के बारे में छानबीन करने के लिए टीमें लगा दी थी। आज हमें इस पूरी घटना में सम्मिलित कुल 7 लोगों को, अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये लोग मैक्सिमम गोट गांव के थे और 2 अभियुक्त जो है वो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। पूछताछ में इन सभी अभियुक्तों ने इस घटना को इकबाल करते हुए जिस व्यक्ति के पास, जिसने गाय ये बेची थी, जानते हुए उसको भी गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों ने मीट का ऑर्डर किया था उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जिन्होंने मीडिएट किया था उनको गिरफ्तार किया है। जो मीट की दुकान वाले हैं, जो बेसिकली मीट की दुकान के लाइसेंस के नाम पर गौकसी कराते हैं और उसको बेचते भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और जो 3 अभियुक्त जो इस गौवध या गौकसी करने का काम करते हैं, उनको भी गिरफ्तार करने का जो है हमारी टीम ने काम किया है। इस पूरे नेटवर्क से हमें काफ़ी चीज़ें जानकारी मिली है। हम अन्य जगहों पर जो लोग इस घटनाओं में लिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। साथ ही साथ जो मीट की दुकान का लाइसेंस जिसे मिला है, उसके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी रिपोर्ट भेजी जा रही है। जो अभियुक्त, कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध जो है आपराधिक इतिहास है, बाकी कुछ जो लोगों के खिलाफ नहीं है, जो पहली बार गए हैं। बाकी डिटेल में हम लोग आपराधिक इतिहास की छानबीन करते हैं। सर, जो अवैध रूप से दुकानें चली हैं सर, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी अब? बिल्कुल। जो हमने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनकी एक मीटिंग कर लेंगे। जितने लाइसेंस जारी हुए हैं उनको एक बार राजपत्रित अधिकारियों की टीम के द्वारा चेक करा लिया जाएगा और जो इनके अतिरिक्त इलीगल दुकानें चल रही हैं उनको तत्काल जो है बंद कराया जाएगा। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं देखना होगा कि पुलिस कब जाकर बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। चोरों के हौसले बुलंद हैं, वहीं लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से साबित होता है कि इनमें पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं है। वहीं मुंडापानी थाना क्षेत्र के महेशपुर भीलगाड़ा गांव में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन घटनाओं को देखकर पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हैं। मुड़ापांडे थाना क्षेत्र के काशीपुर करणपुर मार्ग महेशपुर भीला गांव में भारतीय जनता पार्टी के वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष नितिन कुमार गुप्ता का ईंट भट्टा और उसी के बराबर चंद कदमों की दूरी पर राइस मिल है, जिसमें रात के समय अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। जरूरी सामान सहित लगभग 2.5 लाख रुपए के सामान पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। राइस मिल से सामान चुराकर रफू चक्कर हो गए। वहीं राइस मिल स्वामी नितिन कुमार गुप्ता को सूचना दी गई। सूचना पाकर नितिन राइस मिल पहुंचे और साथ ही चोरी की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित द्वारा पूछताछ कर घटना का मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। ग्राम महेशपुर भीला में करणपुर चौकी से कुछ कदमों के दूर पे ही मेरी गुप्ता राइस मिल के नाम से फर्म है। यहाँ रात अज्ञात बदमाशों ने आके मेरी फैक्ट्री में कुमल किया और यहाँ से मेरा लाखों रुपए का माल चोरी हुआ। कितना सामान गया लगभग? ये मानिए मेरी 3 तो बड़ी वाली जनरेटर की 250 kV का जनरेटर है, उसकी 2 बैटरी, एक दूसरे जनरेटर की बैटरी, एक जनरेटर का अल्टरनेटर, 2 मेरी मशीनरी की बड़ी वाली मोटरें
लगभग 2-2.5 लाख रुपए का, और छोटा छोटा सामान भी ले गए जिसका मुझे पता नहीं, मैं अभी चेक कराऊंगा तो पता चलेगा। लगभग अभी के अनुमान से 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपने पुलिस को इतला दी? मैंने चौकी इंचार्ज साहब को, अपने प्रवेश जी को बुलाया था, तो वो आए थे और वो तफ्तीश करके ले गए। अच्छा, आपको मालूम कब पड़ा ये मुझे जब मेरे चौकीदार ने मुझे 6 बजे, जब वो गोदाम के अंदर गए तो उन्हें 6 बजे पता चला। अच्छा, इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये लापरवाही क्या है, ये तो भाई प्रशासन थोड़ा सख्त हो जाए तो आदमी फूल भी नहीं तोड़ पाएगा। ये तो चोरी है। लोगों को हमारे क्षेत्र में भय ही नहीं है, किसी का, पुलिस का भय नहीं है हमारे क्षेत्र में। भय होना चाहिए। ये योगी जी की सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सबकी सरकार है, इसमें भय होना चाहिए। जिसके खूंटे पे भैंस बांध दी तो जंगल में भय तो वहीं होनी चाहिए। किसी के खेत पे इंजन है तो वो उसी इंजन पे मिलना चाहिए। ये हमारे माननीय योगी जी का आह्वान है, और मैं ये चाहता हूं कि प्रशासन को, पुलिस को सख्ती के साथ ये जो चोरी हुई है, ये घटना खुलनी चाहिए, और मुंडा पांडे क्षेत्र में और करणपुर क्षेत्र में कोई भी इस तरीके की घटना नहीं हो। ये पार्टी की छवि खराब करने की बात है। ठीक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लाखों की चोरी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, क्या पुलिस चोरी करने वाले चोरों की गिरफ्तारी कर पाती है, या फिर पुलिस चैन की नींद सोती रहेगी और अज्ञात चोर यूं ही लाखों रुपए की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। ठाकुरद्वारा मुरादाबाद हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ठाकुरद्वारा मुरादाबाद हाईवे पर लौंगी खुर्द निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में तेंदुए की मौत की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल बुधवार की देर रात सड़क पार करते हुए कोतवाली क्षेत्र के गांव लौंगी खुर्द स्थित हरकली देवी कन्या महाविद्यालय के निकट तेज रफ्तार अज्ञात वाहन चालक ने तेंदुए की टक्कर मार दी। इसमें तेंदुए की मौके पर तड़क कर मौत हो गई। गुरुवार की सुबह जब ग्रामीण खेतों में जा रहे थे तो किसानों ने तेंदुए की मौत की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग में तेंदुए की मौत की सूचना पर हड़कंप मच गया। वन विभाग टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानून व्यवस्था की हालत कैसी है? इसकी हालत उस वक्त बयां हुई जब बीते दिन शहर के मंदिर में चोरों ने डाका डाल लिया और लाखों का सामान लेकर 9-2-11 हो गए। जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक कि चोर अब भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इंसान के घर तो दूर, अब भगवान के घर पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। वहीं मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी में रात के समय किसी चोर के द्वारा मंदिर में रखे दान पात्र की चोरी कर उसमें रखे पैसे चुरा लिए गए थे, जिस पर थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ही ग्राम मोरा मुस्तकीम निवासी साजिद पुत्र एहसान अली को गिरफ्तार किया और उसके पास से दान पात्र से निकाले गए रुपए भी बरामद कर लिए हैं। वहीं मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी साजिद को जेल भेज दिया गया है। सर, आशियाना में सर चोरी के मामले में सर क्या कार्रवाई हुई? एक हमें सूचना मिली है सुबह की कल रात जो है आशियाना मंदिर से दान पात्र चोरी हो गया है, जिसके लिए फिर हमने जब उसकी तलाश की गई तो आज एक साजिद पुत्र एहसान अली निवासी मोरा मुस्तकीम थाना सिविल लाइन, इनके पास से जो इनका नाम प्रकाश में आया पता करने पे, और इनके पास से जो है मंदिर का दान पात्र और उसमें रखे 1240 रुपये जो है बरामद कर लिए गए हैं और विधिक कार्रवाई की गई और इन्हें जेल भेजा गया। वहीं लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर कब जाकर विराम लग पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया और उसके पास से स्मैक बरामद की है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कैंप चौकी अंतर्गत चौकी प्रभारी कैंप सुधीर कुमार क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने एक युवक को रोका और उसकी तलाशी ली। तब मोहसिन के पास से 5 ग्राम स्मैक मिली, जिस पर चौकी प्रभारी ने आरोपी युवक को थाने ले आए और कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद युवक का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान मोहसिन पुत्र राजा निवासी चक्कर की मिलक बताई गई। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन द्वारा बताया गया। सर, थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक युवक को सर गिरफ्तार कर जेल भेजा, क्या मामला है सर? देखिए, आज सुबह गश्त के दौरान और चेकिंग के दौरान एक हमारे सब इंस्पेक्टर सुधीर जो कि कैंप चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने एक मोहसिन पुत्र राजा उम्र करीब 25 वर्ष
उनके पास से तलाशी के वक्त उन्हें 5.5 ग्राम स्मैक मिला, जिसकी फ़र्द मौके पे बनाई गई और उन्हें मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें आज जेल भेजा गया है। तो विधिक कार्रवाई इसमें और की जा रही है। वहीं देखना होगा कि शहर में इस तरह की घटनाओं पर विराम लग पाता है या नहीं। में चोरी की वारदातें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। वहीं इन वारदातों पर विराम लगाने के लिए जिले की पुलिस भी प्रयासरत है। वहीं पुलिस ने 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया और आरोपियों को जेल भेजा। शहर में चोरी की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं, तो वहीं इन वारदातों पर विराम लगाने के लिए जिले की पुलिस प्रयासरत है। वहीं जोगेश कुमार गुप्ता निवासी हट्टी वाली गली बंगला थाना नागफनी ने अज्ञात चोर द्वारा घर में रखा सामान चोरी करने के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना नागफनी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं एक और चोरी की वारदात सामने आई, जहां चोरों ने एक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर मोहम्मद खालिद ने अज्ञात चोरों द्वारा युवक की दुकान से पीतल का स्क्रैप चोरी करने के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर अब निरीक्षक कृष्णपाल थाना नागफनी द्वारा पुलिस बल सहित उक्त दोनों अभियोगों से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त गढ़ मोहम्मद अली मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 4,500 रुपए नगद 125 किलोग्राम पीतल स्क्रैप बरामद किया गया। साथ ही सवाल खड़ा होता जा रहा है कि तेजी से बढ़ रही इन घटनाओं पर कब जाकर विराम लग पाता है। बच्चों के बीच हुई लड़ाई कभी कभी बड़ों के लिए भारी पड़ जाती है और नौबत यहां तक आ जाती है कि बड़ों में मारपीट हो जाती है। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला इस खबर में देखने को मिला है। शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मारपीट की बढ़ती घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों में पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं। जनपद थाना मझोला क्षेत्र की चौकी टीपी नगर अंतर्गत गागन वाली मैनाठेर में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक फरमान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया। घायल युवक द्वारा बताया गया कि बच्चों के विवाद में मामला इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पीड़ित द्वारा इंसाफ की गुहार लगाई गई है। फरमान कहाँ रहते हो? मनढेर। मनढेर थाना कौन सा है? टावर वाली मनढेर। टावर वाली मनढेर थाना मझोला। हाँ। क्या हुआ, चोट कैसे लगी है? इनने पहला गाली बची, फिर इनने थप्पड़ मारा, फिर इनने हाथ में काटा, फिर इनने हाथ मारा था, फिर सिर पर मारे 2 एक साथ। किसने मारा है, क्या नाम है? सोतो। कहाँ रहता है वो? मनढेर। मनढेर। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ। वहीं तेजी से बढ़ती मारपीट की घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती हैं। जनपद के थाना डिलारी क्षेत्र के एक गांव से एक ऐसा मामला आया जहां दबंगों ने एक गरीब के आशियाने में आग लगा दी। जनपद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव सलारपुर में दबंगों की दबंगाई का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने बताया कि पुष्पेंद्र नाम का दबंग युवक उनको तंग और परेशान करते हैं और गांव से पलायन करने की धमकी तक देते हैं और तरह तरह से उत्पीड़न करते हैं। साथ ही बताया कि महिला के पति चंद्रपाल को पुष्पेंद्र, नन्हे, बबलू और सनी ने मारा पीटा था, जिसकी सूचना थाना डिलारी में दर्ज की थी, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनको पुलिस का सह मिलता है और उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसका परिवार सोया हुआ था कि तभी दबंग घर के अंदर घुस गए और घर में तोड़फोड़ करने लगे। साथ ही घर में आगजनी भी कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए सामान उठाकर चले गए। प्रार्थी के घर में बहुत तेज आग लगने से घर जलने लगा। आसपास के लोगों ने आग बुझाई। वही घटना की सूचना पीड़िता ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच करके चली गयी। घटना के बाद से परिवार बहुत डरा हुआ है। के निवासी हो? सलारपुर। थाना कौन सा है? डिलारी। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? क्या? मैं जो हूँ अपने भाई के घर गुजार रहा था। क्या नाम भाई का? कल्लू सिंह। कहाँ पे रहते हैं वो? अदलपुर में। अच्छा, तो क्या हुआ उसके बाद? उसमें उनमें पानी के ऊपर विवाह चल रहा था, तो मैं जब उनके घर गया तो वो पहला तो मैंने भतीजों पकड़वा दिया उन्होंने, महेश सिंह ने। अब पकड़वा कर तो हम उसके निहोरे कर रहे थे कि इसे छुड़वा दो, ऐसा लड़ाई पड़ाई सही ना मोहल्ले में, हाथ पैर उनके जोड़े। अब वो जो है बबलू जो है नहीं माना, उसने जो है उन्हें चूहानों को लोंडों को बुला कर ना, अब वे पियो हुए थे शराब, उनके वहाँ शादी थी मोहल्ले में, तो वे शराब पियो हुए थे, तो उन्होंने मुझे मारा इतना कि मेरी आँख फोड़ दी उन्होंने। अच्छा। हाँ। कब की घटना आई? 5 तारीख की 4 बजे की। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? फिर जो है मैं गया थाने को, तो एसओ साहब ने मुझे समझा कर घर को भेज दिया, और भी थे गांव के प्रधान,
तो मैं घर को आ गया, एप्लीकेशन में दिया था लिख के। अब फिर जैसा हम घर आए तो 7 बजे आकर उन्होंने फिर हमसे झगड़ा कर लिया। और उसके मेरे भतीजे की बहू के साथ उन्होंने बदतमीजी भी करी बहुत। और जी हम जो बचाने गए तो उन्होंने फिर अपनी छत पर चढ़ गए, हमारे घर पर अड्डे चलाए खूब। और जब अड्डे चलाए तो झगड़ा हो गया बहुत। हमने 100 नंबर को बुलाया तो 100 नंबर से वे नहीं रुके। फिर थाने से आई 4-5 गाड़ी। एसओ साहब ने लाठी चार्ज करके जब उन्हें भगाया वहाँ से, तो भगा के अब जो है उन्होंने उनकी रिपोर्ट लिख दी, हमारी नहीं लिखी। हम जो थाने को गए तो हमें गंदी गाली देकर उन्होंने थाने से भगा दिया। अब फिर जो है एसओ साहब के दिमाग में जने क्या आई तो उन्होंने वहाँ में 2 आदमियों को बैठा कर दिया मेरी बहू को। और जी एसओ साहब बोल रहे थे और दरोगा जी लिख रहे थे उसे। अब वो जो है होम गार्ड जो हमें उन्होंने वो पक्के पेपर पर बनाई। अब मैंने कही मैंने कि सर मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा, अब मेरा दवाई दिवा दो, तो दवाई भी नहीं दिवाई इन्होंने। फिर मेरा मेडिकल करने भेजा अस्पताल में सरकारी, तो वहाँ जो है डॉक्टर साहब बोले कि सुबह को आइयो तुम। अब फिर मैंने उनसे कही मैंने कि चलो सुबह को आ जाऊँगा, एक गोली दे दो मेरा दर्द की, बहुत दर्द हो रहा। तो उन्होंने गोली भी ना दी। तो फिर मैं अगले दिन मैं मुरादाबाद गया दवाई लेना आँख की, तो मेरी आँख बेकार हो गई थी। उन्होंने दवाई देकर मैं भेज दिया। फिर मैं जब मेडिकल करवाया मैंने वहाँ का दिलारी में अस्पताल में, तो उन्होंने मेरी आँख बेकार बताई। वही थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब देखने की बात यह होगी कि बीते 2 माह से जांच हो रही है, जबकि प्रार्थी के घर तक आग भी लगा दी गई। वहीं अब देखने की बात यह होगी कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Modern Public School wishes everyone a very happy and colorful Holi. Play safe, stay safe और शब-ए बारात की भी आप सबको बहुत मुबारकबाद। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to 9th and 11th. A special offer for juniors, 50% off for classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23. योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये शपथ समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में भव्य रूप से आयोजित हुआ, जहां योगी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं जाट बिरादरी में मजबूत पकड़ रखने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। गुरुवार को अन्य मंत्रियों के साथ मुरादाबाद के भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी एक बार फिर कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। आखिर कौन है भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें एक बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया और बड़ी जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई? आइए जरा करीब से जानते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह के व्यक्तित्व को, उनके घर परिवार और उनके राजनीतिक सफर को।
1966 ये वो साल था जब मुरादाबाद के ग्राम मेहंदी सिकंदरपुर में जन्मे चौधरी भूपेंद्र सिंह मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हैं। पिता करण सिंह और माता शंकुतला देवी ने भूपेंद्र सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में कराई। इसके बाद मुरादाबाद के आर्यन इंटर कॉलेज में इन्होंने वर्ष 1982 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। साल 1987 में भूपेंद्र विवाह के सूत्र में बंधे। चौधरी भूपेंद्र सिंह के 3 बच्चे भी हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। बताते चले कि चौधरी भूपेंद्र सिंह अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के दौर में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और फिर 1991 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके 2 साल के बाद वे भाजपा की जिला कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। इसके साथ ही साथ 1999 के लोकसभा चुनाव में उनको भाजपा के टिकट पर संभल में चुनावी मैदान में उतारा गया। इस चुनाव में वे मुलायम सिंह यादव से हार गए। इसके बाद 2006 में उन्हें पार्टी का क्षेत्रीय मंत्री और 2012 में पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2016 ये वो साल था जब भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुना गया। वहीं राज्य में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें पंचायती राज राज्य मंत्री बनाया गया। पंचायती राज्य मंत्री के पद पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उम्दा काम किया। जी, गांव में सभी प्रसन्न है इस बात से दोबारा मंत्री बनने के लिए और उन्होंने काफ़ी गांव में विकास किया है और आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया है और सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं उनके कार्य और ईमानदारी के लिए। तो इसी वजह से दोबारा मंत्री बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। तो वहीं अब उन्हें योगी कैबिनेट में एक बार फिर से जगह दी गई है।